नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो एक बार फिर से पकने के लिए आ गए हैं आप आपके अपने चैनल पकाओ मैथ्स पर। तो आज हम लोग ग्राफिकल मेथड जिससे जो सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे और 2 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे जाएंगे कि कैसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से अलजेब्रिकली कंक्लूड कर सकते हैं सॉल्यूशन के बारे में। और जाते जाते पिछली वीडियो में हमने कहा था 2 वर्ड का इस्तेमाल किया था, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। इसका भी मतलब जानेंगे। तो बस एक छोटा सा रिकैप लेके शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, 2 ही बात हम लोग को ध्यान रखना होता है ग्राफिकल सॉल्यूशन में। ग्राफिकल सॉल्यूशन में क्या 2 बात का हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि एवरी लीनियर इक्वेशन शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन। हर लीनियर इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, कहाँ? ग्राफ पे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। देखिए, ये 2 बात को अगर आप 2 बात से जितना ज्यादा क्लियर हो जाएंगे ना, आपको ग्राफिकल मेथड में उतना ही हेल्पफुल होगा। मतलब आपको ग्राफिकल मेथड कुछ लगेगा नहीं, हलवा एकदम, ठीक है। हर लीनियर इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हम लोग शुरू से बात करते आ रहे हैं। डिटेल में देखना है प्रीवियस वीडियोस को जाकर देखें। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फिर से समझ लेते हैं एक बार शॉर्ट में। ये वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और लीनियर इक्वेशन स्टेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में हमने बात किया है। एक लाइन रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन और उस पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारे इनफाइनाइट पॉइंट जो है, अच्छा एक हम लोग जनरल नहीं लेते हैं, x + y = 1 लेते हैं। लेट अस सपोज इसका ये लाइन है ग्राफ में, ठीक है। तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, मतलब बहुत सारे, अनगिनत, आप गिन नहीं सकते इतने पॉइंट्स होंगे, वो सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। समझ रहे? मतलब कि इस पे आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसको अगर आप इस पे डालोगे तो सेटिस्फाई ना करें, ठीक है। समझ रहे? इसीलिए ना सॉल्यूशन बोल रहे हैं कि इस पे हर एक जितना पॉइंट है सब इसका एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बस इन 2 बातों का ध्यान रखें, खुद से एनालाइज करने की बात को कोशिश करें इन दोनों बातों का, तब आपको बात की गहराई समझ में आएगी। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, अखिला वाला क्वेश्चन को किया था। आज हम 2 क्वेश्चन और करेंगे ग्राफिकल मेथड। अखिला वाला क्वेश्चन का एक रिकैप देख लेते हैं। उसमें ग्राफ कैसा आया था, ठीक है। पिछली वीडियो को जाके देखें, ग्राफ कैसा आया था उसमें, कुछ ऐसा आया था ग्राफ, ठीक है। जो कि यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा था 4,2 पे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ये एक लाइन है मतलब कि लीनियर इक्वेशन होगा, ये भी एक लाइन है मतलब लीनियर इक्वेशन होगा। इस लाइन पे कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट होंगे, सब सॉल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन का। और इस लाइन पे भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो कि सॉल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन का। इस लीनियर का अलग इक्वेशन का अलग सॉल्यूशन, इस लीनियर इक्वेशन अलग सॉल्यूशन। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेयर वाइज लीनियर इक्वेशन, मतलब साइमल्टेनियसली हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 पेयर हम लोग को लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हमको सॉल्व करना है। मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन निकल के आना चाहिए जो ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई करे और नीचे वाले को सेटिस्फाई करे। मतलब वो सॉल्यूशन ऊपर वाले में भी होना चाहिए और नीचे वाले में भी होना चाहिए। सॉल्यूशन माने क्या? पॉइंट, ग्राफ की मदद से। तो वो पॉइंट जो इस लाइन में भी है और इस लाइन में, वो कौन सा पॉइंट है? 4,2। मतलब 4,2 उसका सॉल्यूशन होगा। अखिला वाला का आंसर 4,2 था, मतलब 4 टाइम्स वो राइट की थी और 2 टाइम्स ऊपर लगे थे। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाक से। इसे अगर कॉपी करना चाहे तो कुछ कॉपी कर लें। तो ये है हमारा ग्राफिकल मेथड का दूसरा क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जांपल्स है। क्या बोलती है क्या बोलता है क्वेश्चन, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर ₹9। देखिए, अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो हमारा क्या टेक्निक होगा, हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वर्ड प्रॉब्लम को। हम लोग पहले फुल स्टॉप तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। कहानी बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप, एक स्टेशनरी शॉप पे गई, परचेज की है 2 पेंसिल और 3 इरेजर ₹9 के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ 2 चीज के बारे में बात किया जाएगा, ऐसे हम लोग डील करेंगे, पेंसिल और इरेजर, ठीक है। पेंसिल इरेजर, पहला क्या की रोमिला जो है वो क्या की, 2 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर खरीदी, ठीक है। ये पहला केस है, ₹9 के लिए। उसके बाद हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर
वो जब देखी ऐसा वैरायटी ऑफ पेंसिल और इरेजर विथ रोमीला एंड सी ऑल्सो बॉट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, तो वो क्या करती है 4 पेंसिल और 6 इरेजर वो भी खरीद लेती है, सोनाली भी, ऑफ द सेम काइंड, मतलब इसी काइंड का यही। अगर ये अप्सरा का पेंसिल है तो सोनाली भी अप्सरा ही का पेंसिल खरीद लेती है, और ये इरेजर नटराज का है तो वो भी नटराज का ही इरेजर खरीदती है। समझ रहे हैं, यहाँ कंफ्यूजन मत रखिएगा। ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18, बट अब ज़्यादा चीज़ खरीदी तो उसको ज़्यादा दाम भी लगेगा, और कम खरीदी तो कम दाम लगेगा। तो सोनाली कितना खरीदी है, सोनाली पेंसिल कितना खरीदी है, न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड 4 पेंसिल खरीदी और 6 इरेजर खरीदी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ का बात हो रही है, यही पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा है, और आपसे यहाँ पे पूछा है, यहाँ बोर्ड में जगह नहीं था मैंने लिखा नहीं, पूछ रहा है कि इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली एंड सॉल्व इट, ठीक है। वहाँ पे सॉल्व नहीं लिखा लेकिन हम लोग सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। मतलब इसको पहले रिप्रेजेंट करिए ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली, उसका सॉल्व करके दिखाइए। तो देखिए यहाँ दो चीज़ का बात हो रहा है, पेंसिल और इरेजर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो इस हिसाब से आप सोचिए दो चीज़ का बात हो रहा है तो 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, ठीक है। पेंसिल और इरेजर, आपको नहीं पता है कि एक पेंसिल का दाम कितना है, नहीं पता है, आपको बस क्वांटिटी पता है कि 2 और 3 कर दी, 4 और 6 कर दी, लेकिन आपको पेंसिल का अमाउंट पता है, नहीं पता है, इरेजर का दाम पता है, नहीं पता है। तो अब हम लोग सपोजिशन शुरू करते हैं। तो लेट कुछ भी मानिए ना, पेंसिल अमाउंट, इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिएगा ना, लेट पेंसिल अमाउंट क्या लिख देते हैं, ₹X, मतलब पेंसिल का जो अमाउंट है वो X रुपया है, ठीक है। मतलब ये X रुपया उसको एक पेंसिल पड़ रहा हो, जैसे अप्सरा का पेंसिल 5 रुपया पड़ता है तो हो सके उसको 4 रुपया पड़ रहा होता है, हमको कुछ नहीं पता कितना रुपया पड़ रहा है, इसलिए हम X रुपया लिया। और इरेजर ले लेते हैं, इरेजर का अमाउंट ₹Y, ठीक है। पेंसिल का अमाउंट ₹X, इरेजर का अमाउंट ₹Y, ठीक है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग रोमीला का निकाल सकते हैं कि कितना रुपया उसको टोटल लगा, वो कितना पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल खरीदी, और X को एक रुपया, एक पेंसिल का दाम है। जैसे देखिए अगर एक पेंसिल का दाम 5 रुपया है, आप 2 खरीदिएगा तो कितना दुकानदार को दीजिएगा, 10 रुपया दीजिएगा, क्योंकि 5 × 2 करिएगा। उसी तरह एक पेंसिल का दाम X रुपया और आप 2 खरीदे तो X + X दीजिएगा, मतलब 2X दीजिएगा, ठीक है। पेंसिल का दाम 2X हो गया। रोमीला के लिए पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और इरेजर 3 को खरीदी और एक वो का Y है, तो Y + Y + Y, इतना रुपया देना होगा उसको, Y + Y + Y, 3Y हो गया, 3Y। इन दोनों को जोड़ के इतना अमाउंट दी होगी ओनर को, मतलब शॉपकीपर को। आखिर ड्यू कितना है, 9 रुपया दी है, इतना के लिए वो 9 रुपया दिए, तो ये वैल्यू 9 के बराबर होना चाहिए कि नहीं, खुद सोच के बताइए, पॉज करके खुद सोचिए, तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। सिर्फ वीडियो को देखिए मत, खुद सोचने का भी कोशिश करिए। अब हम लोग सोनाली के लिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पेंसिल का दाम पहले ही देख लिए कि एक पेंसिल का दाम X रुपीज़ है, तो 4 का कितना होगा, X + X + X + X, 4X, प्लस 6 इरेजर का दाम सिमिलरली 6Y होना चाहिए, Y को 6 बार जोड़ दीजिए, दिया हुआ है। ये पूरा अमाउंट हो गया कि इसके लिए इसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, वो आपको गिवन है, वो 18 रुपया दी इसके लिए, ठीक है। आपको 2 इक्वेशन मिल गया, ठीक है। मतलब आप एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिए। अगर आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने बोलेगा कभी भी, इसका मतलब यही होता है बस आपको रिप्रेजेंट आपने कर दिया एल्जेब्रिकली, ठीक है। तो इसे नोट करिए, हम लोग ग्राफिकली देखते हैं इसके बाद, ठीक है। तो सेकंड हम लोग का जो था, बोला था ग्राफिकली हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ग्राफ में जब भी हम लोग को रिप्रेजेंट करना रहता है और उसको अच्छा अगर आपको करना है तो 2 बात का हमेशा ध्यान रखिए लीनियर इक्वेशन में। क्या कि लीनियर इक्वेशन जो होता है हमेशा एक लाइन रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पे, और उस लाइन पे जितना भी पॉइंट्स होता है वो उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। इन बातों को खुद से एनालाइज करिए, तब आपको और मजा आएगा समझने में, ठीक है। तो देखिए ग्राफ प्लॉट करने का हम लोग क्या तरीका है, सबसे पहले हम लोग पहला इक्वेशन उठाते हैं, ठीक है, उसको यहाँ ले आते हैं। पहले से मैंने एक्सेस को बना के रखा है, X Y वाला। तो कैसे प्लॉट करते हैं, सबसे पहले हम लोग कोई एक वेरिएबल के टर्म्स में लिख लेते हैं इक्वेशन, क्योंकि हम लोग को ऐसे पता चलता है कि X का हम लोग क्या वैल्यू डालेंगे तो Y आ जाएगा खुद से, नहीं तो यहाँ पे फिर हमको X Y दोनों डालना पड़ेगा, समझ रहे। जैसे देखिए 2X + 3Y = 9 है, इस इक्वेशन को लेते हैं। तो हम अगर मान लीजिए Y के टर्म्स में लिखते हैं तो 2X इधर प्लस में उधर माइनस में गया, 9 - 2X, Y = 9 - 2X/3। देखिए इस बात को पहले ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए XY = 9 है तो आप क्या सोचोगे कि XY कुछ भी सोचोगे, XY 1 2 सोचोगे, ठीक है। 1 2 डालो, X का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3 × 2, क्या हो गया, 2 + 6 8 हो गया। देखिए नहीं हुआ,
मतलब यहाँ 8 हो गया जो कि 9 के बराबर तो नहीं है, नॉट इक्वल टू 9। तो ऐसा आप अगर एक्स वाई सोचने लगोगे, ऐसा पेयर सोचोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं आसानी के लिए, हम लोग पहले वाई को या एक्स को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स का कुछ भी वैल्यू डालो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको वाई मिल जाएगा। समझ रहे हो टाइम कितना बच रहा है, एक्स का आप कुछ भी वैल्यू डालो ना भाई आपको वाई मिल जाएगा। और इजी करने के लिए हम लोग एक्स का और ऐसा लॉजिकली कन्वीनियंट सोच के डालते हैं ताकि हमको इंटीजर मिले, क्योंकि हमको इंटीजर पॉइंट आउट करने में और आसानी होगा। ठीक है, नहीं मिलता इंटीजर कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं। तो समझ रहे हैं ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, इसको अलग क्यों करते हैं, आसानी के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालिए, क्या डाल सकते हैं, सबसे पहले तो एक्स का वैल्यू देखिए 0 डाल सकते हैं, कुछ भी आप वैल्यू डालिए कोई मतलब नहीं, हम ऐसा ही वैल्यू डालने की कोशिश करें जिससे हमको इंटीजर वैल्यू मिले ग्राफ में। एक्स का वैल्यू 0 डालेंगे तो 2 × 0 0 और 9/3 3 हो जाएगा, मतलब y = 3। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमको 0,3, पहले x फिर y। ठीक है, और देखिए लीनियर इक्वेशन क्या करता है, इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो होता है ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन। और मैंने कहा था एक यूनिक लाइन पास करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि देखिए 2 पॉइंट अगर मैं खींच दूं इससे आप एक यूनिक लाइन ऐसे पास करा सकते हैं। इसके अलावा और कोई लाइन आप पास करा सकते हैं, जो भी पास होगा वो कर्व होगा। ठीक है, इसीलिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट और लेते हैं, क्या ले सकते हैं सोचिए, ऐसा पॉइंट जो काम आ जाए। चलिए एक्स का वैल्यू ले लेते हैं 4.5 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं मैंने कहा ना। तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4.5 × 2 9 होगा, 9 - 9 0 और 0/3 तो 0 हो जाएगा। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3 और 0 × 1/3 क्या होगा, 0 होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया मेरे को 4.5,3। देखिए मैं यहाँ पॉइंट तो मार्क कर दूंगा लेकिन उतना एक्यूरेसी नहीं आएगा। अगर आप इसको अपने से मार्क करोगे ग्राफ पेपर में तो बहुत आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। 4.5 और चलिए इन दोनों पॉइंट को मार्क करते हैं 0,3, मतलब x में कितना चलना है 0, यहाँ से चलना ही नहीं है, यहीं पे रहना है। हाइट कितना देना है 3 देना है, चलिए 3 हाइट दे देते हैं। यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे इतना डिस्टेंस है और इसके बीच में देखिए इतना डिस्टेंस है, मतलब थोड़ा सा एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ है मतलब बोर्ड है ना। नेक्स्ट है 4.5,3, 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में कुछ यहाँ आएगा, 4.5 बढ़ गया x में, उसका 3 हाइट दे दो, इसको 3 हाइट दे देते हैं। नहीं देखिए 3 हाइट नहीं था, यहाँ गड़बड़ किए हैं। 4.5 डालोगे तो y का वैल्यू तो 0 होगा ना, यही सब एरर हो जाता है। 4.5 मतलब हाइट देना ही नहीं है, इसी पॉइंट पे रहना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, लाइन ठीक है, लाइन जैसा दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत एरर को माफ किया जाए। क्या है ये इक्वेशन, हमेशा लाइन के पास उसका इक्वेशन लिखना जरूरी है ताकि आपका सिली मिस्टेक ना हो। 2x + 3y = 9। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, इसको देखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी कितना आराम से प्लॉट हो जाएगा, 4x + 6y = 18। यहाँ कर लेते हैं 4x + 6y = 18। चलिए यहाँ पे निकालते हैं फिर से, 6y = 18 - 4x, y = 18 - 4x/6। तो सबसे पहले तो y का वैल्यू डाल देते हैं 0, फिर y का वैल्यू डाल रहे हैं, x का वैल्यू डाल देते हैं 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 18/6 हो जाएगा 3, y का वैल्यू हो जाएगा 3। सबसे पहला पॉइंट हो गया मेरा 0,3, x पे 0 चलना है, y पे 3, मतलब यही पॉइंट आ गया, पहला पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ से, और कौन सा वैल्यू डाल सकते हैं, 1 डालते हैं x का वैल्यू, x = 1 डालते हैं, क्या आएगा, यहाँ पे डालते हैं x का वैल्यू 1, 18 - 4 हो जाएगा, कितना हो जाता है 18 - 4, नहीं x का वैल्यू 1 मत डालिए। चलिए x का वैल्यू सबसे सिंपल अगर डालना है तो 3 डालते हैं x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू 3 डालिए, क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 18 - 12 कितना होता है 6 होता है, 6/6 1, मतलब y का वैल्यू 1 आ जाएगा, 3,1 एक वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब तो कैलकुलेशन है, आप खुद से करने की कोशिश करिए, x को और y को अलग अलग सेपरेट कर लीजिए और खुद से वैल्यू डालने की कोशिश करिए ताकि आपको इंटीजर मिले, ज़्यादा चांस रखिए। नहीं मिल रहा तो आप पॉइंट वाला भी ले सकते हैं। 3,1 मैंने लिया, 3 और 1, 3 और 1। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3,1। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ में एरर ऐसे के लिए क्योंकि फिगर ऐसा बनेगा 3,1 और आप इस लाइन को वापस ज्वाइन करोगे तो ये मिल गया। थोड़ा सा देखिए ये जो डिस्टेंस इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये पॉइंट आपको हल्का यहाँ दिखेगा लेकिन पॉइंट एक्चुअली इसी पे आएगा जब आप ग्राफ पर प्लॉट करोगे। तो हुआ क्या कि आप दोनों लाइन को जो प्लॉट किए 4x + 6y = 18 और 2x + 3y = 9, तो दोनों सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो लाइन उसी के ऊपर आ गया, ओवरलैप कर गया। ठीक है, इसका क्या मतलब है,
ठीक है, इसको पहले नोट करिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका क्या मतलब है। हाँ, तो नोट कर लिया उसे। देखिए, तो हमारा ग्राफ किस तरह का आया, ऐसा, और दूसरा ग्राफ जो था इसी के ऊपर आ गया था। ठीक है, ग्राफ क्या क्या था, हम पहले उसका एल्जेब्रिक फॉर्म लिख लेते हैं फिर से एक बार समझने के लिए। 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। ठीक है, ये दो फॉर्म था, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो गया। ठीक है, मतलब ओवरलैप कर गया, ठीक, एकदम ऊपर, एकदम आइडेंटिकल। तो हुआ क्या, हमने क्या बोला कि हर एक पॉइंट जो लाइन पे होता है, लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला लाइन पे, उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और दोनों में जो कॉमन होता है सॉल्यूशन, वही ना इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका अपना पॉइंट्स है, इसका अपना लाइन है, उस पर अपना पॉइंट्स है, और इस लाइन का अपना लाइन है, इस इक्वेशन का अपना लाइन है और उसका अपना पॉइंट्स है। तो दोनों में जो पॉइंट कॉमन होगा वही ना सॉल्यूशन हम लोग को चाहिए, क्योंकि हमको इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है। अकेले हमको इक्वेशन नहीं चाहिए, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। वर्ड प्रॉब्लम दोनों पे था, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो वो पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो, दोनों लाइन में, तो ये दो लाइन में कितना पॉइंट्स कॉमन है, खुद सोचिए। दो लाइन में कितना पॉइंट्स कॉमन है, सोच लिया। तो मुझे तो लगता है कि इन दोनों में अनगिनत पॉइंट्स कॉमन है, मतलब इतने पॉइंट्स कॉमन है जो आप गिन ही नहीं सकते। देखिए, कोई बहुत बड़ा नंबर या अनगिनत जिसे आप गिन नहीं सकते, उसे हम लोग इनफाइनाइट कहते हैं। अभी आप इतना ही समझिए, ठीक है, अभी मैं इसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं, मतलब गिना ना जा सके, इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट नहीं है, जैसे 5, 6 ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसा है जो आप गिन ना सको। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें कॉमन है। तो इसमें कितना पॉइंट कॉमन है, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इन दोनों का, इन दोनों कितने हम लोग को सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट ही तो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है ना। हम बोले ना आपको, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, तो आपको कभी गलत होगा ही नहीं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देखिए ये सब कैसे, कहाँ एक मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस हिसाब से सीबीएसई अपना बनाया है प्रोटोकॉल एमसीक्यू वाला, कहाँ पूछा जा सकता है, नहीं कह सकता है। तो आपको थ्योरी पे पूरा क्लियर होना चाहिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होता है, कब सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, थ्योरी को ध्यान से पढ़िए, सारा एमसीक्यू बनेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बात किया था इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट, उसका बारे में हम लोग बात करते हैं अभी, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, उसको देख लेते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा मेरे को बताइए, इस इक्वेशन में अगर 2 मैं कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 कॉमन निकाल लूंगा तो 2x + 3y बचेगा = 18। देखो कॉमन कैसे निकाला जाता है, 2 कॉमन निकाल लो और जो कॉमन निकालो उसी से डिवाइड कर दो। तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा अंदर, 6 को 2 से डिवाइड करो 3 बचेगा, ये होगा कॉमन निकालने के बाद। और 2 से इसको काट दो, 9 टाइम तो कट जाएगा, 2 इधर इंटू में उधर जाकर डिवाइड होगा, तो काट दिए हम डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टेप्स, नहीं समझ में आ रहा है पीछे जाके फिर देखें। तो फिर क्या मिला, 2x + 3y = 9। ओ भाई साहब, ये क्या है, ये तो वही इक्वेशन हो गया। ये क्या है, ये तो वही इक्वेशन आ गया दोबारा, जो हमारा पहला इक्वेशन था। हम इसको नहीं लिए थे, हम तो सेकंड इक्वेशन को लेकर चल रहे थे, और मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। मतलब सेकंड इक्वेशन लेके चले, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये कुछ नहीं है, ये सेकंड इक्वेशन ही है, बस उसमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई था। समझ रहे हो, ऐसा अगर कोई आपको दिखे कहीं भी कि ऐसा एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, तो उन तरह के इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन। रुकिए अभी और मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ, डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। इसका क्या मतलब है, चलो मैं आपको बोलता हूँ कि आप 2 लीनियर इक्वेशन लिखो, कुछ भी जो मैंने आपका कॉपी में लिखो, पॉज करके खुद से लिखो, मैं भी लिखता हूँ। चलो x + y = 1 और 2x - 3y = 7, मैं 2 लिखा है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या मैं जब इस लीनियर इक्वेशन को लिख रहा था तो मैंने इसके बारे में सोचा, या मैं इस लीनियर इक्वेशन लिख रहा था तो इसके बारे में सोचा, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, मैंने खुद सोचा और लिख दिया। बट अगर आपको डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन लिखना होगा ना, तो अगर आप पहला लिख दिया ना तो उस पर दूसरा लीनियर इक्वेशन डिपेंड करेगा पूरी। ठीक है, मतलब आप करते क्या हो, पहला लीनियर इक्वेशन लेते हो, उसको कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, कुछ भी कांस्टेंट जो मर्जी हो, यहाँ 2 था वो कांस्टेंट, कुछ भी से मल्टीप्लाई कर दो तो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन बनेगा। और आप 2 काट दिए तो वही इक्वेशन मिल गया। तो लॉजिकल बात है, दोनों का लाइन तो सेम ही लाइन रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ में, अलग लाइन कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है।
है कि नहीं लॉजिकल बात, ठीक है, समझ रहे हैं डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। अब देखिए हम लोग जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बोल रहे थे उसमें से आज हम लोग कंसिस्टेंट को डिस्कस करते हैं कि कंसिस्टेंट क्या होता है। इनकंसिस्टेंट के लिए हम लोग को एक क्वेश्चन और समझना पड़ेगा, तो पहले हम लोग कंसिस्टेंट को समझ लेते हैं। कंसिस्टेंट मतलब क्या, कंसिस्टेंट, देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है ना, आप सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर वही बोलेगा इनकंसिस्टेंट तो मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अभी दोनों जो क्वेश्चन हमने देखा, अखिला वाला और ये रोमिला वाला, दोनों में आपको सॉल्यूशन मिला। एक में आपको क्या मिला, एक सॉल्यूशन मिला, मतलब यूनिक एक सॉल्यूशन मिला। किसमें, अखिला वाला क्वेश्चन में, अखिला वाले क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन मिला, और दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला, हाँ या ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिला किसमें, रोमिला वाले क्वेश्चन में। देखिए तो जब भी आपको सॉल्यूशन मिले, एक रहे या इनफाइनाइट रहे उससे मतलब नहीं है, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करें, नहीं दो नहीं, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, बस सिस्टम, एक से ज्यादा होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब का उसका सॉल्यूशन है। अब देखिए इसी को एमसीक्यू में कैसे पूछ सकता है, आपको दो लीनियर इक्वेशन दे देगा, आपसे पूछेगा वो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। तो उसको चेक करने का जो है अलजेब्रिकल मेथड होता है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे और इनकंसिस्टेंट को भी समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।